हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय सेना के पूर्वी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी ओर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। अब कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सामने आया है कि लद्दाख की पैंगोंग त्सो लेक में चीन पुल का निर्माण कर रहा है। पैंगोंग त्सो झील पर चीन का ये दूसरा पुल है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पैंगोंग त्सो झील पर चीन का पहला पुल बनकर तैयार हो गया है। नया पुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर दूर है। लेक पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखने वाले रिसर्चर डेमियन सिमोन ने ट्विटर पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें दिख रहा है कि चीन झील पर एक और पुल बना रहा है। उन्होंने दावा किया है कि चीन पहले पुल के बगल में ही इस पुल को बना रहा है और ये काफी बड़ा पुल है, जिसे भारी हथियार और भारी सैन्य वाहनों को गुजारने के मकसद से तैयार किया जा रहा है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव को 2 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के पास दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 15 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब भी मसला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। बताया जाता है कि अब भी लेक पर दोनों देशों के 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। पूर्वी लद्दाख में कम से कम 12 जगहों पर दोनों देशों के बीच विवाद होने की बात कही जाती है। इन्हीं विवादित इलाकों में से एक पैंगोंग त्सो को लेकर भी है। ये झील करीब 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई 135 किमी है। इसका पूरा क्षेत्र 600 वर्ग किमी का है। इस झील के 2/3 हिस्से पर चीन का कब्जा है। भारत के पास 45 किमी का हिस्सा आता है। पैंगोंग झील अहम क्यों? पैंगोंग झील के फिंगर 8 तक भारत अपना अधिकार क्षेत्र मानता है, जबकि चीन फिंगर 4 तक पर दावा करता है। पूरी लेक पर सिर्फ पैंगोंग झील पर ही भारत चीन के बीच जल सीमा है। पैंगोंग झील की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि रणनीतिक तौर पर यह बहुत अहम है। ये झील चुशूल के पास है। चुशूल एक ऐसा इलाका है जिसका इस्तेमाल जंग की स्थिति में लॉन्च पैड के रूप में किया जा सकता है। 1962 में चुशूल के रेजांग दर्रे में ही भारत और चीन की सेनाएं भिड़ी थीं। बताया जाता है कि पैंगोंग के पास चीन ने जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। यहाँ पुल तो बनाया ही है, इसके अलावा सड़क भी बना ली है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान चीन ने फायदा उठाते हुए भारतीय इलाके में 5 किमी सड़क बना ली थी। जानकार मानते हैं कि चीन ऐसा इसलिए करता है ताकि इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। भारत की चीन के साथ 3488 किमी लंबी सीमा लगती है। इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ईस्टर्न सेक्टर का है, जो सिक्किम और अरुणाचल में है। दूसरा हिस्सा मिडिल सेक्टर है, जो हिमाचल और उत्तराखंड में है। तीसरा हिस्सा वेस्टर्न सेक्टर का है, जो लद्दाख में आता है। सिक्किम और अरुणाचल से लगने वाली सीमा की लंबाई 1346 किमी है। हिमाचल और उत्तराखंड से सटी सीमा 545 किमी लंबी है, जबकि लद्दाख के साथ चीन की 1597 किमी लंबी सीमा है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किमी के हिस्से पर दावा करता है। इसके अलावा लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किमी का हिस्सा चीन के कब्जे में है। 1963 में पाकिस्तान ने एक समझौते में पीओके का 5,180 वर्ग किमी चीन को दे दिया था। कुल मिलाकर भारत के 43,180 वर्ग किमी पर चीन का कब्जा है। भारत और चीन के बीच कई सालों से सीमा पर विवाद है। जनवरी 1959 में चीन के तब के राष्ट्रपति झोउ एनलाई ने दावा किया था कि उसका करीब 13,000 वर्ग किमी का इलाका भारत के कब्जे में है। ये पहली बार था जब चीन ने आधिकारिक तौर पर सीमा विवाद को उठाया था। झोउ ने तब ये भी कहा था कि वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानते। मैकमोहन रेखा 1914 में तय हुई थी। तब ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किमी लंबी सीमा खींची थी। इसे ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसमें अरुणाचल को भारत का ही हिस्सा बताया गया था, लेकिन आजादी के बाद चीन ने कहा कि अरुणाचल तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। चीन ने कहा था कि तिब्बत पर उसका कब्जा है, इसलिए अरुणाचल। गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल के पार्टी से बाहर निकलने के लिए उन पर निशाना साधा।
कहा कि उन्होंने यह तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि कांग्रेस गुजरात विरोधी या भारत विरोधी है। जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के अपशब्दों के लिए पटेल की आलोचना की और कहा कि पार्टी ने हमेशा हार्दिक का साथ दिया और उन्होंने जाते वक्त चिकन सैंडविच जैसी अनावश्यक टिप्पणी की। दरअसल कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ हार्दिक पटेल ने 3 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। चिकन सैंडविच का उदाहरण देते हुए पटेल ने कहा था कि दिल्ली से आए एक बड़े नेता के लिए चिकन सैंडविच लाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता घन चक्कर बन गया। जवाब में जिग्नेश मेवानी ने कहा, आपकी पार्टी के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह कहना अनुचित है कि कांग्रेस गुजरात विरोधी है या भारत विरोधी। भाजपा के प्रति आपका जो लगाव है वह दर्शाता है कि आप कहीं न कहीं वैचारिक मोर्चे पर शामिल हैं। कांग्रेस का समर्थन करते रहे मेवानी के 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हार्दिक पटेल को पूरा समर्थन दिया, जिससे वे गुजरात के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, एक पद जिसे उन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ते समय इस्तीफा दे दिया था। पटेल कई अन्य राज्यों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी थे जहां कांग्रेस ने हाल ही में चुनाव लड़ा था। मेवानी के अनुसार उनका पार्टी छोड़ते वक्त अंदाज सलीके से होना चाहिए था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। बता दें कि 2017 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए मेवानी, हार्दिक पटेल और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर का गठबंधन बनाया था। ठाकोर ने 2019 में पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए। उसी वर्ष वह राधनपुर सीट के लिए उपचुनाव हार गए, जिसे उन्होंने 2017 में जीता था। माना जा रहा है कि पटेल इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सौंपे अपने इस्तीफे में हार्दिक पटेल ने कहा, जब भी हमारे देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जब कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के नेता विदेशों में आनंद ले रहे थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में जम्मू कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी करने के लिए शुक्रवार को पाकिस्तान पर निशाना साधा है। भारत ने कहा कि यूएनएससी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की टिप्पणी एक रटी रटाई प्रतिक्रिया है, जिसका मकसद नई दिल्ली के खिलाफ गलत एवं दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार फैलाने के लिए किसी भी मंच और हर विषय का दुरुपयोग करना है। भारत की यह प्रतिक्रिया बिलावल द्वारा सुरक्षा परिषद की एक बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने और केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन आयोग की तरफ से की गई हालिया सिफारिशों का मुद्दा उठाए जाने के बाद आई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूत राजेश परिहार ने कहा, पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने अनुचित टिप्पणी की है, जो कुछ और नहीं बल्कि एक रटी रटाई प्रतिक्रिया है, जिसका मकसद मेरे देश के खिलाफ गलत एवं दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार फैलाने के लिए किसी भी मंच का और हर विषय का दुरुपयोग करना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, संघर्ष एवं खाद्य सुरक्षा विषय पर अमेरिका द्वारा आयोजित सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। परिहार ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। इनमें वे इलाके भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। किसी भी देश की ओर से की गई कोई भी बयानबाजी या दुष्प्रचार इस तथ्य को नकार नहीं सकता। पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सिर्फ एक योगदान दे सकता है और वे है राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगाना है। जहां तक उनकी अन्य टिप्पणियों का संबंध है, हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जिसके वे हकदार हैं। बतौर विदेश मंत्री अपने पहले अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे बिलावल ने बृहस्पतिवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा, जहां तक भारत के साथ हमारे रिश्तों का सवाल है, ये कश्मीर में उठाए गए हालिया कदमों से खास तौर पर जटिल हुए हैं, जिनमें 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी घोषित करना और जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशें शामिल हैं। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया है। इससे पहले यासीन मलिक ने कबूल कर लिया था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। स्पेशल जज प्रवीण सिंह इस मामले में 25 मई को सजा का ऐलान करेंगे।
हालांकि जज ने नाइट को मलिक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए कहा है ताकि जुर्माने की राशि को निर्धारित किया जा सके। यासीन मलिक को उसके गुनाहों के लिए कितनी सजा मिलेगी, ये तो 25 मई को कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मलिक को इन मामलों में अधिकतम मौत की सजा भी हो सकती है, जबकि कम से कम उम्र कैद की सजा तय मानी जा रही है। यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कोर्ट में कहा था, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, JKLF, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की ISI के समर्थन से नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला करके घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया। उधर कोर्ट ने भी मानना है कि मलिक ने आजादी के नाम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में एक नेटवर्क स्थापित कर लिया था। संज्ञान लेते हुए इस मामले में 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था। इस मामले में 1 दर्जन के अधिक लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी। कोर्ट ने इससे पहले फारूक अहमद डार, शबीर शाह, मसअत आलम, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट, जहूर अहमद शाह, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख और नवल किशोर कपूर समेत तमाम कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। चार्जशीट में लश्कर चीफ और हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन का भी नाम है। इन्हें मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। मलिक पर इन मामलों में भी चल रहे केस। यासीन मलिक अभी तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का आरोप है, जिसे उसने स्वीकारा था। उस पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का आरोप लगे हैं। मलिक पर 2017 में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे तमाम गंभीर आरोप हैं।